हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब वक्त है भारत की मोर्चेबंदी के खिलाफ कमजोर पड़ी चीनी सेना की हकीकत आपको दिखाने का। आप देखिए कितनी खोखली है चीनी सेना। भारत और चीन में पिछले 4 महीनों से तनातनी चल रही है और इस दौरान लद्दाख के इलाकों में भारतीय पोस्ट की तरफ कुछ चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की और इसी दौरान कई दशकों बाद एलएसी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गोली चली। हर बार की तरह इस बार भी चीन ने भारत की गलती बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन अब चीनी सैनिकों की करतूतों को दिखाती हुई एक तस्वीर सामने आई है जिसमें यह दिख रहा है कि चीनी जवान गलवान जैसी घटना को दोहराने की फिराक में थे। हम भारत के लोग और हमारी एक ही चिंता चीन के विस्तारवाद का रोग। ये रोग कब खत्म होगा और उससे पहले कब तक चलेगा, यही है हमारा मुद्दा और इस पर सब कुछ साफ करने का आ गया है बड़ा मौका। हमारे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका कर्नल दानवीर सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आप लोग बखूबी जानते हैं कर्नल दानवीर सिंह को। इन्हीं के साथ हम करेंगे चर्चा इस मुद्दे पर। एबीपी न्यूज में अब देश की सुरक्षा से जुड़ी हर खबर पर अंदर का नजरिया देंगे कर्नल दानवीर, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। एलओसी पर पाकिस्तान और एलएसी पर चीन, सबकी आंखों में आंखें डालकर देखी है मैंने उनकी हकीकत। मैं हूं कर्नल दानवीर और मेरा इस देश की तीनों सेनाओं के साथ 20 साल का है तजुर्बा, क्योंकि मेरी रहेगी देश की सुरक्षा पर हर वक्त नजर। अब एबीपी न्यूज पर हर खबर पर दूंगा अंदर की खबर। चीनी सैनिकों की एक टुकड़ी की ये फोटो लद्दाख इलाके में ली गई है। तस्वीर में जो दिख रहा है वो चीन के मंसूबों को दिखाता है। इस तस्वीर में करीब 30 से ज्यादा चीनी सैनिक खड़े दिख रहे हैं, जिनके हाथों में लंबी लाठियां और उन लाठियों के आगे बंधा तेज धार हथियार है। चीनी सेना ये सारा काम खुद कर रही हो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि दरअसल चीनी सेना की कमांड चेन में भयानक गड़बड़ है। वो कमांड चेन क्या है, मुझे लगता है ये आपको समझना चाहिए। दरअसल ये जो चीनी सेना है ये 5 हिस्सों में बटी हुई है। ये ग्राफिक्स आपके सामने है, देखिए कैसे उत्तरी कमांड, दक्षिणी कमांड, पूर्वी कमांड, मध्य कमांड, पश्चिमी कमांड। चीन की थल सेना 5 मिलिट्री कमांड में बटी हुई है। बीजिंग, नानजिंग, चेंगडू, ग्वाहो, शेंगियांग, लांझो और जिनान। वायुसेना में 3,98,000 सैनिक कार्यरत हैं और वायुसेना को भी इन्हीं 7 कमांड में बांटा गया है, जबकि चीन की नौसेना को 3 बेड़ों में बांटा गया है, बेहाई बेड़ा, डॉगहाई बेड़ा, ननहाई बेड़ा। अब एक जायजा ले लेते हैं चीन की सेना का। 2013 के आंकड़ों के मुताबिक चीन की थल सेना में कुल 8,50,000 अधिकारी तैनात थे। चीन की नौसेना में 2,35,000 सैनिक तैनात थे। वायुसेना में 3,98,000 सैनिक कार्यरत। पीएलए की एक चीज बड़ी यूनिक, ये उसे दुनिया के ज्यादातर देशों की सेनाओं से अलग बनाती है। आखिर ये क्या है? आप पीएलए के नाम पर गौर करें जरा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी। अच्छा, इंडियन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी की तरह इसके साथ चीन का नाम नहीं जुड़ा। ये अंतर पीएलए के कैरेक्टर से जुड़े एक अहम पॉइंट से लिंक है। दरअसल बाकी देशों की जो सेनाएं होती हैं वो राष्ट्र की सेना होती है, वहीं पीएलए सिविल वॉर के दौर की तरह आज भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही सशस्त्र विंग बना हुआ है। पीएलए की निष्ठा, इसकी जवाबदेही चीन के प्रति नहीं, चीन की जनता के प्रति नहीं, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रति है। इसका मुख्य कर्तव्य है कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता को बनाए रखना। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और उसका असर बना रहे, ये सुनिश्चित करना चीन की आर्मी का काम है।
और ये बात मऊ के जमाने से नहीं बदली है। दिसंबर 2004 में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिनताओ ने एक भाषण दिया। इस भाषण का विषय था नई सदी के नए स्टेज में आर्म फोर्सेस की भूमिका। इस भाषण में हू जिनताओ ने पीएलए के 3 मुख्य तौर से टास्क बताए। चीन की सेना में हर स्तर पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक सदस्य होता है और इसकी वजह से चीनी सेना एक राजनीतिक सेना बनकर रह जाती है, जबकि दूसरे देशों की सेनाओं में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। और यही है चीन की सेना का भारत की सेना के सामने कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह। मुझे लगता है यहाँ पर हमें कर्नल दानवीर से एक रिएक्शन लेना चाहिए। कर्नल दानवीर, ये जो राजनीतिक हस्तक्षेप है ना चीन की सेना में, यही उसकी कमजोर नब्ज? देखिए, चाइना की फौज की बड़ी एक खासियत है कि वो चाइना की फौज देश की फौज नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी की फौज है। जैसे हमारी यहाँ फौज राष्ट्र की फौज है और किसी पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो सत्ता में हो ना हो उसकी कोई फौज नहीं होती। बट वहां पे क्योंकि एक ही पार्टी की सत्ता है तो उसी पार्टी के नीचे डायरेक्ट अंडर कमांड फौज आती है और पॉलिटिकल पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव हर एक यूनिट में, प्लाटून से लेके और कमांड तक एक रिप्रेजेंटेटिव हर जगह हमेशा मौजूद रहता है। उसको पॉलिटिकल कॉमिसार बोलते हैं और उसके चलते जो आपका जो सैन्य कौशल है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से दब जाता है। पीएलए 5 शाखाओं में बटा है। 3 हिस्से तो पारंपरिक हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। बाकी के 2 हिस्से हैं रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स। इन सारे विंग्स की अल्टीमेट कमांड होती है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पास। अच्छा देखिए, ये जो फर्क है ना, मुझे लगता है ये हमें समझना चाहिए। कर्नल दानवीर बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और भारत की सेना के जो मुख्य कमांड है, इसके बीच का फर्क क्या होता है, ये आपको दर्शकों को समझाना चाहिए। और साथ ही कैसे हमारा जो सिस्टम है वो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा जवाबदेह। देखिए, हमारा सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वफादार है और किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वफादार नहीं है। बट यहाँ पे सिस्टम पॉलिटिकल पार्टी के लिए वफादार है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति नहीं है। और जो इनके जो 4 मुख्य गाइडलाइंस हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी के, सबसे पहला जो डायरेक्टिव है वो ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो रूल है उसको मजबूत करना और नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल इंटरेस्ट ये सब बाद में फॉलो करते हैं। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी का रूल मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना। मतलब एक तरीके से पार्टी पहले, देश कहीं भी खड़ा हो जाए कतार में जाकर, उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सर, मुझे लगता है थोड़ा सा इतिहास बताते हैं दर्शकों को। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में ज्यादातर मौकों पर जो कम्युनिस्ट पार्टी का मुखिया है और जो देश का राष्ट्रपति है, वही इस कमीशन का भी सर्वे सर्वा रहा। इन दिनों ये जो पावर है वो शी जिनपिंग के पास है, बल्कि 2013 में राष्ट्रपति बनने के 1 साल पहले से वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख बन गए थे। अगर आप पीएलए के अतीत को 2 हिस्सों में बांटें तो एक बिफोर 90s होगा और दूसरा आफ्टर 90s होगा। बंटवारा क्यों? क्योंकि 90 के दशक से पहले वाली पीएलए, चीन की सेना उतनी कॉम्पिटेंट नहीं थी। चीनी सेना के हथियार आउटडेटेड थे, उसके सैनिक भी प्रशिक्षित नहीं थे। ऊपर से भ्रष्टाचार पीएलए में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। भ्रष्टाचार की एक मिसाल ये है कि जब देंग जियाओपिंग राष्ट्रपति बने तो उनका फोकस था आर्थिक सुधार। इस आर्थिक सुधार के क्रम में उन्होंने पीएलए को बिजनेस में घुसा दिया। उस दौर में पीएलए की बिजनेस एक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि वो घर और जमीन बेचने लगा, नाइट क्लब चलाने लगा, दवा के कारोबार में घुस गया। पीएलए सेना ना रहकर एक बिजनेस एम्पायर में तब्दील हो गई। लेकिन आफ्टर 1990 के असल बदलाव की शुरुआत हुई राष्ट्रपति जियांग जेमिन के कार्यकाल से। जियांग जेमिन चीन के राष्ट्रपति रहे 1993 से 2003 तक। उनके कार्यकाल में उन्होंने खुद देखा कि किस तरह से बिजनेस चलाने और बढ़ाने के लिए पीएलए एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जियांग जेमिन को लगा कि अगर तरक्की करनी है तो पीएलए में सुधार करना होगा और यही वजह है कि 1998 में जियांग जेमिन ने पीएलए से कहा कि तुम कारोबार करना बंद कर दो और मैं तुम्हारा बजट बढ़ा दूंगा। और तभी से पीएलए की मॉडर्नाइजेशन में चीन की तरफ से खूब पैसा फूका गया। देखिए 1998 के बाद के बरसों में ज्यादातर बार पीएलए के बजट में दोहरे अंकों में वृद्धि होती रही है। जियांग जेमिन के बाद राष्ट्रपति बने हू जिनताओ
उन्होंने भी पीएलए को मॉडर्न बनाने पर जबरदस्त तरीके से पैसा खर्च करना जारी रखा। कर्नल दानवीर, इतना पैसा खर्च किया चीन की सेना के मॉडर्नाइजेशन पर, लेकिन अगर बात विश्वसनीयता की जाए, भरोसे की जाए, तो वो आपको लगता है कमा पाई चीन की सेना? देखिए, चीन की सेना की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वहां पे करप्शन बहुत है, एक। दूसरा, वहां के जो सीनियर अधिकारी हैं उनके अंदर प्रतिस्पर्धा रहती है कि किस तरीके से वो शीर्ष तक पहुंच जाए, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वहां तक पहुंच जाए। तो उसके चलते एक दूसरे से ये जानकारी छुपाते हैं। इसके चलते बहुत सारी जो जॉसलिंग उस लेवल पे होती है जिससे कि आपकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी और जो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो जाती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण वियतनाम की लड़ाई के दौरान देखने को मिला, जबकि वियतनाम की जो सेना जो चाइना की सेना वियतनाम में थी उनको वापस आने का आदेश दे दिया जो मिलिट्री कमांड के लोगों ने, और जो शीर्ष के नेता थे दैट इज प्रेसिडेंट और प्रीमियर, उनको पता ही नहीं था कि हमारी सेना जो है वापस हो गई। तो ये हालत है चीन की सेना की। और इस हाल के बावजूद जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो आक्रामकता है चीन की सेना की, वो कम नहीं हो रही, बल्कि 2013 में शी जिनपिंग जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से तो और बढ़ गई हैं। अच्छा, उन्होंने कहा भी है कि वो 2050 तक पीएलए को दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्स बनाकर ही मानेंगे। शी जिनपिंग चीन की सेना को एक ऐसी फोर्स बनाना चाहते हैं जो मिसाइल, एयरक्राफ्ट, सबमरीन में बाकियों पर भारी हो, और इसी महत्वाकांक्षा को शी जिनपिंग की चाइनीज ड्रीम कहते हैं। शी जिनपिंग का सपना कहता है कि वर्ष 2050 तक पीएलए न केवल एक वर्ल्ड क्लास फोर्स होगी, बल्कि पूरे एशिया प्रशांत महाक्षेत्र में उसका दबदबा भी होगा। जिनपिंग के इस चाइनीज ड्रीम का एक अहम कंपोनेंट ये भी है कि 2049 तक चीन ऐसी स्थिति में आ जाएगा जहां वो ग्लोबल युद्ध लड़ सके और उन्हें जीत सके। मतलब ये टारगेट बाहरी ताकतों से चीन की रक्षा करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है अपने हितों, अपने विस्तार के लिए दुनिया भर में युद्ध लड़ना। और अगर मैं गलत नहीं हूं कर्नल दानवीर, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अपनी जो घरेलू राजनीति है वहां पर अपने हित साधना। हाँ, बेसिकली ये अपनी नेशनलिज्म को जगाकर और अपना हित साधते हैं, और उसी के चलते ये सब मिलिट्री की जो कार्रवाई है, तो तनातनी है या उसको मॉडर्नाइजेशन की जो बात करते हैं, ये सब उसी पे केंद्रित है। बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रूल जितना मजबूत कर सके उसी दिशा में ये सारी कहानी चलती है। साल 2000 में चीन का कुल रक्षा बजट था $30 बिलियन। 2012 में ये बढ़कर पहुंच गया $160 बिलियन पर। हालिया आंकड़ों की बात करें तो केवल 2010 से 2018 के बीच रक्षा मद में होने वाले चीन के खर्च में करीब 83% का इजाफा हुआ है। इस ट्रेंड के हिसाब से साल 2035 तक चीन का रक्षा बजट अमेरिकी डिफेंस स्पेंडिंग को पीछे छोड़ देगा। जब रक्षा बजट ज्यादा होगा तो हथियार और ताकत में भी चीन सबसे ऊपर चला जाएगा। यानी आने वाले 3 दशकों के भीतर सैन्य क्षमताओं में दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है चीन। कर्नल दानवीर, क्षमता है? देखिए, वो कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन क्षमता उसकी तकनीकी नहीं है। वो तकनीकी क्षमता के लिए विदेशी टेक्नोलॉजी को चोरी करता है और उसको फिर कॉपी करता है, या रशिया से कुछ टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश करी है। और जितने भी उसके जो हथियार हैं वो कभी भी किसी भी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं हुए, ना ही मेरे को लगता है कि वो कभी सफल भी होंगे। तो अगर वो चाहता है कि 2050 तक वो विश्व शक्ति बन जाए, तो मेरे को नहीं लगता वो अमेरिका के सामने टिक पाएगा। बिल्कुल सर, मुझे लगता है जो अभी की कमजोरियां है ना चीन की, उसे भी हमें उजागर करना चाहिए। देखिए, आधुनिक युद्ध लड़ने की पीएलए की मौजूदा क्षमता नाकाफी है। जो बात कर्नल दानवीर कह रहे हैं, पीएलए के मौजूदा मिलिट्री कमांडर्स अप टू द टास्क नहीं है। चीन की इन 2 कमजोरियों का संबंध है चीन की तीसरी सबसे बड़ी कमजोरी से, और तीसरी सबसे बड़ी कमजोरी है पीस डिसीज। पीस डिसीज का मतलब है युद्ध के अनुभव की कमी। आपको यहां पर यह बता दें कि पीएलए सेना को अपने इतिहास में गृह युद्ध से इतर सिर्फ 4 बाहरी युद्ध लड़ने का अनुभव है। कर्नल दानवीर, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से चीन है वो अपने हिसाब से ही खेल खेल रहा है, इसीलिए अमेरिका भी खेल के नियम अपनी शर्तों के हिसाब से बना रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। 1988 के अंदर रोनाल्ड रेगन और गोर्बाचेव के बीच में ये संधि हुई थी। उस समय चीन इतना विकसित नहीं था, उसके पास इस प्रकार की मिसाइलें नहीं थी, तो वो इस संधि से बाहर था। लेकिन उसने इस संधि से बाहर रहने का फायदा उठाया और अब वो मिसाइलों की रेंज बढ़ाते जा रहा है, तादाद बढ़ाते जा रहा है, जिससे अमेरिका जैसे मुल्क को खतरा है। तो अमेरिका ने अपने आप को इस ट्रीटी से अलग कर लिया है, क्योंकि अब उसके लिए चैलेंज चाइना बनता जा रहा है। तो
तो उसको डील करने के लिए ये कार्रवाई करी है। मतलब मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि अमेरिका जो है उसने एक तरीके से चीन की काट ढूंढ ली है, और भारत वो जिस तरीके से अब चीन के चरित्र को समझ चुका है, उसका असर हम ये देख रहे हैं कि भारत अब चीन को उसी की जुबान में जवाब दे रहा है। तो ऐसे में आपको लगता है कि हम भी समझ गए हैं चीन को कैसे टैकल करना है? जी हाँ, हम बहुत अच्छी तरह समझे हुए हैं कि चीन को कैसे टैकल करना है। चीन का प्रोपेगेंडा कुछ बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन उसकी जो नीयत है वो हमेशा खराब रहती है। किसी भी मुल्क के साथ आप देख लीजिए, जैसा आप बोल भी रही थी कि किसी का जहाज डुबा दिया, किसी की जमीन खोली, तो ये उसका चरित्र है और हमें भी उसको डील करना बहुत अच्छी तरह आ गया है। और आपने खुद ही देखा कि किस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर हमने उसको डील किया, उसी की भाषा में उसको जवाब दिया और अब वो बौखलाया हुआ है।